नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं सोनम जैन की कहानियाँ। और आज की कहानी है बूढ़े माँ बाप और लालची बेटे भाग 5। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगे आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कहानी शुरू करते हैं। कौशल जी और वर्षा जी गांव से शहर अपने बेटे और बहू के घर आ चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी अपने बच्चों से कोई बात नहीं हुई थी, जिसके कारण वह दुखी थे। और जब नयन ऑफिस से घर आता तब भी वह कौशल जी और वर्षा जी से नहीं मिलता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है, जिसे देख कौशल जी और वर्षा जी को बहुत दुख होता और वह मन ही मन सोचते, हम तो गांव से शहर अपने बच्चों से मिलने के लिए आए थे, पर हमारे बच्चों को तो यहाँ भी टाइम नहीं हमसे बात करने का। फिर हमारा शहर आने का क्या फ़ायदा जब हमारे बच्चे हमारे पास ही नहीं। जब कौशल जी और वर्षा जी के मन में यह विचार चल ही रहा था कि तभी बंटी आकर कौशल जी और वर्षा जी से कहता, दादाजी दादी जी मैं भी आपके पास सोऊंगा। तभी रेखा आकर बंटी से मना करती, लेकिन बंटी के बार बार कहने पर और वर्षा जी के कहने पर बंटी अपने दादाजी के कमरे में ही सो जाता। बंटी अपने दादाजी और दादी जी से कहता, आपको कहानी आती है? उन्होंने हाँ में जवाब दिया। तो बंटी कहता, तो पहले दादाजी आप कहानी सुनाइए। दादी जी आप कहानी सुनाना, मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है। और वर्षा जी और कौशल जी अपने नाती बंटी को कहानी सुनाते और कहानी सुनते सुनते बंटी सो जाता। तभी वर्षा जी कौशल जी से कहती, आपको याद है ना, ऐसे ही छोटे में नयन और निखिल भी हमसे कहानी सुनने के लिए जिद करते थे और कहानी पूरी होने के पहले ही सो जाते थे। कैसे भूल जाऊंगा, कौशल जी ने कहा। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे नयन निखिल छोटा रूप देखकर हमारे पास आ गए हों। कितना अच्छा होता यदि हमारे बच्चे छोटे ही रहते, कम से कम उनके पास वक्त तो होता हमसे दो शब्द बात करने का। बच्चे बड़े क्या हो गए, उनके पास तो वक्त ही नहीं हमसे बातें करने का। वर्षा जी कहती, सच कहा आपने, हम कब से सोच रहे हैं ना नयन से बात करने की, लेकिन नयन तो हमसे मिलने तक नहीं आया। और रेखा बहू घर पर भी है तो भी उसके पास टाइम कहाँ हमसे बोलने का। कहीं सच में हमारे बच्चे बहुत बड़े तो नहीं हो गए, कहीं वह हमें भूलने तो नहीं रखे। तब वर्षा जी कहती, शायद लोग इसलिए कहते हैं कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है। हमारे बच्चे भी बदल गए। बातें बातें करते करते कौशल जी और वर्षा जी सो जाते। दूसरे दिन सुबह वर्षा जी जल्दी उठ जाती हैं। उन्हें सुबह जल्दी उठने की आदत थी। उठते साथ घर के मंदिर में जाती, जहाँ वही भगवान का भजन करती। पीछे से कौशल जी भी आ जाते हर दिन की तरह, और बंटी भी आ जाता। बाहर आकर अपनी सास से कहती है, क्या कर रही हैं आप? आपको पता है ना कि कल नयन ऑफिस से देर से घर आए थे, वैसे ही उनकी नींद पूरी नहीं हुई और आप सुबह से अपने भजन कीर्तन में रख गई। आपको क्या काम है पूरा दिन भर? जब नयन ऑफिस चले जाएं तो आप भजन और कीर्तन कर लेना। और आपको पता है ना, कुछ दिनों बाद घर में पूजा है, जिसकी मुझे भी बहुत सी तैयारी करनी है। और अब उस सब में मेरी भी नींद पूरी नहीं हुई और आप सुबह से शोर करने लगी। लेकिन बेटा, तुम तो जानती हो कि मुझे सुबह से पूजा करने की आदत है। और बेटा, तुम ही तो कहती थी कि माँ जी आप जब सुबह सुबह भजन करती हैं तो पूरा दिन अच्छा जाता है, वर्षा जी ने कहा। तब रेखा कहती, माँ जी वह सब गांव में अच्छा रखता है, शहर में नहीं। शहर की ज़िंदगी और गांव की ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है। आप भी इस बात को समझिए। बापूजी आप ही माँ जी को समझाइए। और बंटी, तुम इतनी सुबह से क्यों उठ गए? मुझे तो स्कूल भी जाना है। तो तैयार तो होऊंगा ना मॉम? दादी जी इतना प्यारा भजन गा रही थी, इसलिए मेरी नींद जल्दी खुल गई। आपने उन्हें रोक क्यों दिया? हाँ, तुझे तो कोई काम है नहीं ना, इसलिए तुझे क्या फ़र्क पड़ता है? पर मुझे बहुत काम है। अभी सुबह से नयन के लिए भी नाश्ता बनाना है, तेरे लिए भी नाश्ता बनाना है। अब तो सास ससुर आ गए तो उनके लिए भी बनाना होगा ना, रेखा ने रूठे स्वर में कहा। तभी वर्षा जी कहती, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। माँ जी, शहर में गांव के जैसा नाश्ता नहीं बनता कि सबके लिए एक ही नाश्ता बना दो।
लिए अलग नाश्ता बनता है। उनके अलग नखरे हैं, पति कुछ और खाना है, पति को कुछ और खाना है। और मेरा भी तो मन होगा ना कुछ अपने मन का खाने का। हाँ, आपको यदि कुछ अलग से बनाना हो तो बना लीजिएगा, कहते हुए रेखा अपने कमरे में चली जाती है। और कौसर जी और वर्षा जी को अपनी बहू का ये स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं आता, पर वही कुछ नहीं कहते और शांति से अपने कमरे में चले जाते। वर्षा जी सोचती, मैं फालतू ही तो बैठी हूँ, चलकर थोड़ी सी बहू की मदद कर देती हूँ। और वही किचन में जाती तो रेखा किचन में नहीं थी, इसलिए वह अपने मन से ही आलू के पराठे बनाने लगती। आलू के पराठे के साथ उन्होंने टमाटर की चटनी और मीठी चटनी भी बनाई हुई थी, आम का अचार। थोड़ी देर में जब रेखा रसोई में आती तो देखकर कहती, माँ जी, आपसे किसने कहा था नाश्ता बनाने के लिए? तब वर्षा जी कहती है, बेटा मैं फालतू ही तो थी, वैसे वैसे क्या करते, मैंने सोचा तुम्हारी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। तब रेखा ने कहा, नाश्ता बनाने के पहले मुझसे पूछ तो लेती, अब कौन खाएगा ये आलू के पराठे? आपका मन था तो थोड़े से बना लेती, मैं तो इतना ऑयल खाने वाली नहीं, और नयन भी पसंद नहीं करेंगे। अब बंटी को तो सुबह सुबह सैंडविच खाने की आदत है, अब कोई नहीं खाएगा। तभी वहाँ बंटी आकर कहता, क्या बनाया है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मुझे दीजिए ना। और तभी नयन भी आकर कहता है, रेखा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं? कहीं कर की तरह फिर से देर मत कर देना, मैंने कितनी बार कहा है तुमसे थोड़ा जल्दी जग जाया करो। तब रेखा कुछ कहती, उसके पहले वर्षा जी कहती, बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नयन और बंटी बड़े चाव से आलू के पराठे खाते, जिसे देख रेखा को बहुत ही बुरा लगता है। और वह नयन से कहती है, तुम तो कहते हो कि तुम्हें आलू के पराठे पसंद नहीं, फिर आज क्यों खा रहे हो? तब नयन कहता, आज बहुत स्वादिष्ट बने हैं। हाँ मॉम, आलू के पराठे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। दादी जी, आप तो मेरे लिए रोज बनाना। बंटी ने कहा, अच्छा तो आज माँ ने नाश्ता बनाया है, तभी तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। नयन मुस्कुराते हुए कहता, और रेखा को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। वर्षा जी को बहुत अच्छा लगता है कि उनके हाथ का बना हुआ खाना उनके बच्चों को पसंद आया। दोपहर के समय वर्षा जी रेखा के कमरे में जाती हैं और कहती हैं, बेटा कब से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। तब रेखा ने कहा, माँ जी आपको पता है ना कि मैं व्यस्त हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? तब वर्षा जी कहती, बहू मैं तो तुम्हारे लिए एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी, अपने हाथों से काढ़ी है, तुम्हें तो पसंद आती है ना मेरे हाथ की कढ़ाई हुई साड़ी। तब रेखा ने कहा, माँ जी आपको लाने की क्या जरूरत थी, फालतू ही में पैसे वेस्ट किए, और यह कलर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तब वर्षा जी कहती, पर बहू गांव में जब तुम देखती थी तो तुम्हें तो बहुत पसंद आती थी। अरे माँ जी, अब देखकर तारीफ कर देती हूँ तो इसमें कोई बुराई है क्या? मुझे क्या पता कि मैंने तारीफ क्या करती तो आप मुझे सिर्फ वही करी हुई साड़ी ही देंगी है, कभी कुछ महंगा भी दे दीजिए जो आजकल फैशन में चलता है। चलिए छोड़िए, मुझे आपसे कोई उम्मीद ही नहीं कि आप मुझे कुछ अच्छा देंगी, अब मैं अपना काम कर सकती हूँ। वर्षा जी वहाँ से दुखी होकर चली जाती। वर्षा जी के जाने के बाद रेखा मन में सोचती, बस इन्हें तो तारीफ लूटने का मौका चाहिए। सुबह नाश्ते में नयन और बंटी ने इनकी तारीफ किया करती तो ना जाने अपने आप को क्या समझने लगी। रेखा का ये व्यवहार देख उसके सास ससुर का मन दुखी हो जाता, लेकिन बंटी हर बार उनके दुख को कम कर देता। बंटी का प्यार उनके हर दुख को भर देता, वह हमेशा अपने दादाजी दादी जी के पास ही रहता। इसी तरह कुछ दिन निकलते गए और आज निखिल रोशनी भी नयन रेखा के घर आ जाते। अपने बेटे बहू को देखकर कौशल जी और वर्षा जी बहुत खुश थे। अब कहानी में आगे देखते हैं कि निखिल रोशनी का व्यवहार अपने माता पिता के प्रति कैसा होगा। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का अगला भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।